हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अनुबंध अधिनियम की शब्दावली के बारे में बताऊंगी कि इनमें अनुबंध अधिनियम में जो जिन शब्दों का यूज़ किया जाता है उन शब्दों का क्या अर्थ है। सबसे पहला है ठहराव। ठहराव वह वचन है जो किसी प्रस्ताव की स्वीकृति से उत्पन्न होता है। अतः ठहराव इज इक्वल टू प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। यानी कहने का मतलब है, जब किसी के सामने प्रस्ताव रखा जाता है और सामने वाला उसको स्वीकृति प्रदान कर देता है तो उसे हम ठहराव कहेंगे। ठीक है ना। यानी प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू ठहराव। ठीक है। दूसरा, सभी अनुबंध है किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। केवल वे ही ठहराव अनुबंध बनते हैं जो कानून द्वारा परिवर्तित करवाए जा सकते हैं। सभी अनुबंध है किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। जितने भी ठहराव होते हैं वो अनुबंध नहीं होते। अनुबंध वे ही होते हैं, वे ही ठहराव अनुबंध होते हैं जो कानून द्वारा परिवर्तित का मतलब मान्य हो, कानून के द्वारा मान्य हो, वे ही ठहराव अनुबंध होते हैं। ठीक है। तीसरा है वेद अनुबंध। राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव है। ये पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है। यानी राजनियम यानी राज्य के द्वारा यानी सरकार के द्वारा प्रवर्तनीय का मतलब मान्य ठहराव है जो पक्षकारों में वैधानिक दायित्व उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। उसे ही हम वेद अनुबंध कहेंगे। नेक्स्ट है व्यर्थ ठहराव। जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता, व्यर्थ ठहराव का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है। कहने का मतलब जिसको राजनियम है, राजनियम से मतलब राज यानी सरकार है ना, वैधानिक नियम है कि उसके तहत उसको परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता, यानी मान्यता नहीं मिलती उसको। वह ठहराव क्या कहलाते हैं? व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। व्यर्थ अनुबंध करते समय वेद होता है किंतु बाद में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण व्यर्थ हो जाता है। यानी कि जब हम अनुबंध कर रहे हैं तब तो वो वेद है ना, लेकिन बाद में कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण वो जो है व्यर्थ हो जाता है। ऐसे अनुबंध को व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। नेक्स्ट है व्यर्थनीय ठहराव। वह है जो किसी एक पक्षकार यानी जो पीड़ित पक्षकार है की इच्छा पर तो व्यर्थ होता है किंतु दूसरे पक्षकार की इच्छा पर नहीं। यानी कि पीड़ित पक्षकार यानी जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो पीड़ित ही कहलाएगा, है ना। तो उस पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर तो वो ठहराव व्यर्थ हो गया, लेकिन दूसरा पक्षकार की इच्छा पर नहीं है, दूसरा पक्षकार उसको व्यर्थ नहीं मान रहा है। ऐसे ठहराव को क्या कहेंगे? व्यर्थनीय ठहराव। अगला है अवैध ठहराव। जो ठहराव स्पष्ट या गर्भित रूप से कानून द्वारा वर्जित हो या विधि विरुद्ध हो, ऐसा ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। यानी अवैध जो नाम से स्पष्ट है ना, अवैध का मतलब जिसको सरकार मान्यता नहीं देती है ना, ऐसे ठहराव जो स्पष्ट रूप से या गर्भित का मतलब छुपे हुए जिसे कहते हैं ना, उसे कानून द्वारा वर्जित हो, यानी कानून उसको मान्यता नहीं देता हो या कानून के विरुद्ध हो, ऐसे ठहराव प्रारंभ से ही क्या माने जाते हैं? व्यर्थ माने जाते हैं। इसको हम कहेंगे अवैध ठहराव। ठीक है। नेक्स्ट है 8वां अपरिवर्तनीय अनुबंध। जो अनुबंध मूलतः वेद होता है किंतु कुछ तकनीकी कमियों के कारण प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, ऐसा अनुबंध कानूनी तकनीकी कमियों को दूर करने के बाद प्रवर्तित करवाया जा सकता है। कहने का मतलब है अपरिवर्तनीय का मतलब ये होता है जो वेद तो होता है यानी कानून से मान्य तो है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, है ना, उसको प्रवर्तित का मतलब वही मान्यता उसको नहीं मिल सकती है कारण से, है ना। तो ऐसे अनुबंध को अपरिवर्तनीय अनुबंध कहते हैं। हाँ, उसके बाद उसकी तकनीकी खामियां अगर दूर हो जाएगी तो वो प्रवर्तित हो जाएगा। ठीक है। 9 पॉइंट है स्पष्ट अनुबंध, जिसमें पक्षकार प्रस्ताव स्वीकृति एवं अनुबंध की शर्तों को लिखित या मौखिक रूप से प्रकट करते हैं। यानी कि जो भी पक्षकार है उसकी तो प्रस्ताव की और स्वीकृति की जो शर्तें होती ना, या तो उसको लिखित में या मौखिक में क्लियरली जो है स्पष्ट करते या प्रकट करते हैं, उसे हम कहेंगे स्पष्ट अनुबंध। नेक्स्ट है गर्भित अनुबंध। जो पक्षकारों के कार्यों या आचरणों से प्रकट होता है, न कि उसके लिखित या मौखिक शब्दों से। यानी कि गर्भित का मतलब जो न तो लिखित होता है न मौखिक होता है ना, या तो उसके कार्य से या उसके आचरण से ऐसा प्रकट होता है ना, उसे कहते हैं गर्भित अनुबंध। नेक्स्ट 11 पॉइंट है अर्ध अनुबंध।
वह अनुबंध है जिसे पक्षकार वचनों का आपसी आदान प्रदान करके नहीं किया सकता, बल्कि कानून द्वारा पक्षकारों पर थोपा जाता है। यानी अर्ध का मतलब ये होता है, अर्ध अनुबंध का मतलब ये होता है कि ये आपस में पक्षकार नहीं करते, इसके अंदर आदान प्रदान कोई भी प्रकार का। इसमें क्या है, कानून है ना, कानून लॉ है ना, उसके द्वारा ही इसको थोपा जाता है। यानी कोई न्यायालय का कोई निर्णय हो गया और उन पक्षकारों के ऊपर थोप दिया है ना कि तुम्हें ये करना है ना, तो ये कानून द्वारा थोपा जाता है, इसको कहते हैं अर्ध अनुबंध। निष्पादित अनुबंध वह है जिसके अधीन सभी पक्षकारों ने अपने अपने सभी दायित्वों को पूरा कर लिया, यानी काम को पूरा कर लिया है सभी पक्षकारों ने, उसे कहेंगे निष्पादित अनुबंध। निष्पादनीय अनुबंध ये वह हैं जिसके अधीन सभी पक्षकारों ने अपने दायित्व को पूरा करना बाकी है, यानी किसी ने भी पूरा नहीं किया, उसे कहेंगे निष्पादनीय अनुबंध। द्विपक्षीय अनुबंध ये वह है जिसमें दोनों ही पक्षकार वचनों का आदान प्रदान कर उन्हें भविष्य में पूरा करने के लिए ठहराव करते हैं। यानी कि दो पक्षकार होते हैं, दोनों ही अनुबंध करते हैं, दोनों ही में अपने वचनों का जो कहते हैं ना उसका आदान प्रदान करते हैं और भविष्य में उस ठहराव को पूरा करने का वचन देते हैं। नेक्स्ट है प्रस्ताव। जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने या न करने की अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त हो, यहाँ एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के समक्ष इच्छा प्रकट करना ही प्रस्ताव कहलाता है। कहने का मतलब है, आज हम किसी के सामने कोई बात रखते हैं कि इस काम को करना या नहीं करना है ना, इसकी हम इच्छा प्रकट करते हैं ना, तो इच्छा प्रकट दूसरे के सामने करना ही क्या कहलाएगा, प्रस्ताव। यानी उसके सामने हमने अपना प्रस्ताव रखा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पष्ट प्रस्ताव, वह है जिसे लिखित या शब्दों द्वारा प्रकट किया जाए, वो स्पष्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है गर्भित प्रस्ताव, जो कार्यों या आचरण के द्वारा प्रकट होता है, वो गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। विशिष्ट प्रस्ताव, जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है तो उसे विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट है स्थानापन्न प्रस्ताव, जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों से हटकर की जाती है तो उस स्वीकृति को स्वीकृति नहीं बल्कि स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है, जब कोई प्रस्ताव रखा था उसकी स्वीकृति जो प्रस्ताव की शर्त है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है ना, उससे हटकर की जाती है। स्वीकृति तो होती है लेकिन उससे शर्तों से हटकर की जाती है ना, तो उसे हम स्वीकृति नहीं बल्कि क्या कहेंगे, स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। स्वतंत्र सहमति, सहमति तब स्वतंत्र मानी जाती है जब वह उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती में से किसी तत्व के प्रभावित नहीं हो। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति अपनी सहमति देता है तो उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि उसको उत्पीड़ित करके या उस पर कपटपूर्ण या कोई मिथ्या वर्णन करके गलती से मतलब उसको प्रभाव में डाल करके उससे सहमति ली जाए, तो नहीं ली जानी चाहिए। मतलब स्वतंत्र रूप से वो किसी के दबाव में आकर सहमति नहीं दे तो उसे कहेंगे स्वतंत्र सहमति। यानी कि ये जो तीन चार पॉइंट है ना, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, ये नहीं होना चाहिए है ना। स्वतंत्र रूप से वो सहमति देता है तो उसे कहेंगे स्वतंत्र सहमति। उत्पीड़न, किसी व्यक्ति के साथ ठहराव करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित हो या किसी व्यक्ति के हितों के विपरीत उसकी संपत्ति को अवैधानिक रूप से रोकना या रोकने की धमकी देना उत्पीड़न है। ये उत्पीड़न शब्द का अर्थ है ना। कई बार क्या होता है, किसी को धमकी देता ना कि तुम ऐसा करो तो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, जो भी है धमकी देना वो क्या कहलाएगा, उत्पीड़न कहलाता है। या किसी की संपत्ति को रोक कर रख लेना है ना, वो भी उत्पीड़न है। अनुचित प्रभाव, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है तथा वह इस स्थिति का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति के साथ अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करता है। यानी कहने का मतलब है, किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे प्रभावित कर दो और फिर उस स्थिति का उपयोग करके अनुचित लाभ कमा लो उससे, है ना, तो ये कहलाएगा अनुचित प्रभाव। गलत तरीके कहलाता है, किसी पे मतलब ऐसे प्रभाव में डाल करके उसके साथ ऐसा सौदा कर लो या उससे लाभ प्राप्त कर लो तो वो अनुचित प्रभाव कहलाएगा। कपट,
अनुबंध के पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा दूसरे पक्षकार के समक्ष अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों का मिथ्या वर्णन करना या उन्हें छुपाना, ताकि दूसरे को धोखे में डालकर उसे अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया जा सके। कहने का मतलब कपट शब्द आपने सुना ही होगा कि हम दूसरों के साथ जो है झूठ बोल के कोई तथ्य छुपा करके और कोई अनुबंध करने के लिए प्रेरित करते, तो वो क्या कहलाएगा? कपट कहलाता। प्रतिफल, यह वह मूल्य है जो अनुबंध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के वचन या कार्य के बदले में चुकाता है। हम जो है ये प्रतिफल, कि आप कोई किसी का कार्य करते हो बदले में कुछ प्राप्त करते हो तो प्रतिफल है। नेक्स्ट है सांयोगिक अनुबंध, किसी कार्य के करने या न करने का एक ऐसा अनुबंध जिसमें वचनदाता अनुबंध के संपार्श्विक किसी विशिष्ट भावी अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित नहीं होने पर उस अनुबंध को पूरा करने का वचन देता है। हानि रक्षा, गारंटी, बीमा के अनुबंध सांयोगिक अनुबंधों की श्रेणी में आते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, किसी कार्य को करने या न करने का ऐसा अनुबंध है जिसमें क्या होता है, वचनदाता ये वचन देता है कि कोई भी घटना, अनिश्चित घटना के घटित होने पर या नहीं घटित होने पर वे अपने अनुबंध को पूरा करने। जैसे बीमा है ना, बीमा में क्या हम बीमा करवाते हैं ना, तो जैसे जीवन बीमा हमने करवाया, तो जीवन बीमा निश्चित समय के लिए करवाया जाता है। मान लीजिए 10 साल के लिए कराया, 10 साल तक अगर व्यक्ति जीवित रहता है तो 10 साल बाद उसको पैसा मिल जाएगा। अगर उसकी मृत्यु पहले ही हो जाती है तो उसको उसके जो होते हैं ना उत्तराधिकारी, उसको पैसा मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि घटना के घटित होने पर या न घटित होने पर अपने वचन को पूरा करने का जो है, अनुबंध को पूरा करने का जो वचन देता है वो सांयोगिक अनुबंध कहलाता है। नेक्स्ट है जितना काम उतना दाम। इसका तात्पर्य है कि अनुबंध भंग की दशा में पीड़ित पक्षकार ने जितना कार्य कर लिया उसको तो भुगतान कर दिया जाना ही चाहिए। पीड़ित पक्षकार को ये राशि क्षतिपूर्ति की राशि के अतिरिक्त पाने का, यानी कि कई बार क्या होता है कि आपका अनुबंध भंग हो गया, आपस में मतभेद हो गए, है ना, फिर लेकिन क्या होता है आपने जितना काम कर लिया तो उसका तो पैसा मिलना ही चाहिए, है ना। तो जितना काम उतना दाम, जितना आपने काम कर लिया उसका पैसा मिलना चाहिए। और ये पैसा जो है क्षतिपूर्ति के अलावा, है ना, क्षतिपूर्ति के अलावा पाने का उसको अधिकार है। निषेधाज्ञा, न्यायालय का वह आदेश जो अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कार्य करने पर लगाया जाता है। यानी कि कोई हम गलत काम कर रहे हैं, अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो न्यायालय क्या करता है, कोर्ट क्या करता है, निषेधाज्ञा लगाता है ना। नेक्स्ट है अर्ध अनुबंध। ये अनुबंध कानून द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और उन पक्षकारों पर थोपे जाते हैं। ये मैंने पहले बताया आपको कि ये कानून के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं अर्ध अनुबंध में, और ये पक्षकारों पर कानून के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा थोपे जाते हैं। ठीक है। क्षतिपूर्ति या हानि रक्षा अनुबंध, ऐसे अनुबंध जिसके द्वारा एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो वचनदाता स्वयं के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचे। कहने का मतलब है ये ऐसा अनुबंध होता है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को हानि से बचाने का उसको वचन देता है। अब हानि या तो उसके स्वयं के आचरण से हो या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हो। ठीक है। गारंटी अनुबंध, जिसमें एक पक्षकार कि दूसरे पक्षकार को ये वचन देता है कि किसी तृतीय पक्षकार वचन का पालन नहीं करने पर या दायित्व का निर्वाह नहीं करने की दशा में वह स्वयं उसको वचन का पालन कर देगा। ठीक है ना, यह दायित्व का निर्वाह कर देगा। कहने का मतलब गारंटी अनुबंध का मतलब, आज आप किसी की गारंटी देते हो ना, जैसे आज वैसे बैंक से लोन लिया, तो बैंक में अगर थर्ड पर्सन कोई गारंटी देता है कि इसने लोन लिया, अगर इसने नहीं चुकाया तो मैं इसको चुका दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है ना, तो गारंटी तभी थर्ड पर्सन देता है। ठीक है ना, या थर्ड पर्सन का मतलब यहाँ पर है जैसे किसी की आप गारंटी लेते हो कि अगर इसने ऐसा नहीं किया, वचन का पालन नहीं किया, तो इसकी जिम्मेदारी फिर मेरी होगी। वही है गारंटी अनुबंध। विशिष्ट या साधारण गारंटी, जब किसी विशिष्ट ऋण या सौदे के लिए जो गारंटी दी जाती है उसे विशिष्ट या मतलब साधारण गारंटी कहते हैं। चालू गारंटी जो सौदों या व्यवहार की एक श्रृंखला तक विस्तृत होती है। एक श्रृंखला है ना, एक कोई निश्चित नहीं है, विशिष्ट नहीं है, है ना,
वो गारंटी है ना। सौदों या व्यवहार जितने भी इस मंथ में, इस साल में जितने ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए गारंटी, ऐसा कुछ मतलब एक पीरियड पूरा होता है, उसी के अंदर जो है एक कोई व्यवहार या सौदों की जो एक श्रृंखला चयन होती है ना, उसकी पूरी की गारंटी दी जाती है। निक्षेप अनुबंध, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे उद्देश्य से इस शर्त पर माल सुपुर्द करता है कि वह निश्चित उद्देश्य के पूरा होने पर वह उस माल का उसे वापस लौटा देगा या उसके निर्देशानुसार उस माल की व्यवस्था कर देगा। यानी कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई माल देता है, वस्तु देता है कि वो निश्चित समय के निश्चित उद्देश्य के लिए दिया, उसने इसी काम के लिए दिया, वो पूरा होते ही वो वस्तु वापस लौटा देगा या उस माल की व्यवस्था वापस कर देगा। ठीक है ना। निक्षेपी या निक्षेप करता, वह व्यक्ति जो अपने माल का निक्षेप करता है ना, निक्षेपी कहलाता है। और निक्षेप ग्रहीता वह व्यक्ति है जो निक्षेप अनुबंध के अधीन किसी उद्देश्य के लिए माल प्राप्त करता है। यानी माल जो देता है वो तो निक्षेपी, और जो माल प्राप्त करता है वो निक्षेप ग्रहीता। निःशुल्क निक्षेप, जिसमें निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता के बीच प्रतिफल का लेन देन नहीं होता, यानी कोई शुल्क नहीं इसके अंदर है, उसे कहते हैं निःशुल्क। सशुल्क, जिसमें निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता के बीच कुछ न कुछ प्रतिफल का आदान प्रदान अवश्य होता है, उसे सशुल्क निक्षेप कहते हैं। ग्रहणाधिकार, किसी व्यक्ति उसके अधिकार में रखी हुई वस्तु जिसका वह स्वामी नहीं है उस समय तक रोक कर रखने का अधिकार है जब तक कि अधिकार रखने वाले व्यक्ति की मांगों को संतुष्ट नहीं किया जाता है, कर दिया जाता है। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु पड़ी है ना, उसके ऊपर वो उससे अधिकार जमा रखा है, वो तब तक उसको रोके रख सकता है जब तक कि उसकी मांग को पूरा नहीं कर दिया जाए, उसे कहते हैं ग्रहणाधिकार। गिरवी, किसी व्यक्ति के भुगतान या वचन के पालन की क्षतिपूर्ति के लिए किसी माल का निक्षेप, यानी माल जो गिरवी रखते हैं ना अपन किसी को, है ना, भुगतान के लिए भी ये पैसा मैं आपको बाद में दे दूंगा, वो पैसा उधार लिया कुछ भी लिया, उसके बदले में जो चीज़ वस्तु रखते हैं ना उसे माल वगैरह जो रखते हैं ना उसे गिरवी कहते हैं। गिरवी करता वह व्यक्ति है जो माल को गिरवी रखने के लिए हेतु निक्षेप करता है ना, रखता है। नेक्स्ट है गिरवी ग्राही, वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे के माल को प्रतिभूति में स्वीकार करके निक्षेप ग्रहण करता है। ये तो गिरवी करता तो रखने वाला होता है और गिरवी ग्राही माल को प्राप्त करने वाला होता है गिरवी के रूप में। एजेंसी, एजेंट और प्रधान के बीच ठहराव द्वारा उत्पन्न एक ऐसा संबंध है जिसमें प्रधान एजेंट को प्रतिनिधित्व करने तथा अन्य पक्षकारों के साथ अपने अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। यानी कि एजेंसी यानी प्रधान मालिक और एजेंट के बीच में एक ठहराव होता है ना, ठहराव का एक संबंध है, उसे एजेंसी कहते हैं, जिसमें क्या होता है प्रधान एजेंट को जो है अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करता है और दूसरे पक्षकारों के साथ अनुबंध करने के लिए मतलब उसको अधिकृत करता है, यानी कि प्रधान की ओर से वो अनुबंध करता है थर्ड पक्षकार के साथ। ठीक है ना। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये इसको हम जो है एजेंसी के रूप में कहते हैं। एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करने या अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत किया था। यानी ये व्यक्ति है जिसने प्रधान ने उसको नियुक्त किया है, इसलिए नियुक्त किया है उसकी तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए या अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए जिस व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है उसे हम एजेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 42 जो शब्द है आपके अनुबंध अधिनियम के जो मैंने आपको बता दिए हैं समझ में आए होंगे। ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।